ओम शांति। 24 मार्च 1990। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा यज्ञ सेवा, तीसरा मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, 4 यज्ञ सेवा। तो सबसे पहला है मनसा सेवा और स्व की सेवा, अर्थात स्व को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना। दूसरी विश्व की सेवा, विश्व को ज्ञान देना, विश्व की आत्माओं को। तीसरा उन आत्माओं की मनसा सेवा करना। एक है विश्व की सेवा, दूसरा है मनसा सेवा। दोनों को अलग अलग कर दिया है। विश्व सेवा अर्थात यहाँ ज्ञान की या फिर कर्मना द्वारा, और मनसा सेवा तीसरा। चौथा है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा अर्थात कर्म, और यज्ञ सेवा स्थूल धन। यज्ञ सेवा जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ धन से होता है, यहाँ पर ज्यादा। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान क्या है? सभी सेवा स्थान क्या है? यज्ञ कुंड है और तीर्थ है और मधुबन है, मिनी मधुबन, और रूहानी हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है, एशलम है आत्माओं के लिए। तो बाबा कहते हैं कि जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। कौन कौन से? 4 प्रकार की सेवा और 3 प्रकार के खाते। मनसा वाचा कर्मना, और दूसरा तन मन धन। कई ब्राह्मण पूछते हैं, हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन आपके नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते हैं तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कण कैसा है? मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहर इकट्ठी होती रहती है। दूसरी और एक बात कही है बाबा ने, कौन सी होगी? बाबा यहाँ समर्पित आत्माओं की बात कर रहे हैं कि वो धन की सेवा कैसे करे। पहला तो कहा इकोनॉमी, और दूसरा कौन सा हो सकता है? दूसरी आत्माओं को का धन सफल कराने का। कैसे?
उनको सहयोगी बनाकर, उनको स्नेही सहयोगी बनाकर। संडे की मुरली में था ना, पॉइंट इससे रिलेटेड। कौन सी? संडे की मुरली में जो स्नेही और सहयोगी आत्माएं होती है, लौकिक में भी क्या हो जाती है? तन मन धन से न्योछावर हो जाती है। तो आत्माओं को सहयोगी बनाना। दूसरी बात है, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मना में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के सेवा के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठा सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठा सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है। मनसा में क्या चाहिए? बाबा कह रहे मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी कैसे होशियार है। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण कौन करते हैं? छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि धूप में बाल सफेद हो गए हैं। क्योंकि न्यू ब्लड है, नॉलेज भी रिफाइन हो गया है। भल आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की कितनी मार्क्स है? 100 मार्क्स। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मना सेवा नहीं कहते। कर्मना अर्थात संबंध संपर्क, संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह सेवा के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है और वे खुश होते रहते हैं। कहा हम बहुत सेवा कर रहे, बहुत अच्छे, खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के नहीं है ना। सिर्फ ऐसा उलाहना न दो कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा। टीवी में चित्र सामने आ रहा है, इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन यह 3 प्रकार के खाते और 4 प्रकार की सेवा साथ साथ करो। 4 प्रकार की सेवा: स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, यज्ञ सेवा। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मना हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना है, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन हो। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 1990। बाबा कह रहे हैं अब इस 24 अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह के लिए बाबा ने क्या कहा? ये क्या है तुम्हारी जायदाद। कभी बाबा ने पवित्रता को जायदाद शब्द कहा है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया ही है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? तो 4 प्रकार की सेवा इस वर्ष करना है। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान क्या है? यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मना द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी है। बाप दादा के पास 3 प्रकार के खाते सबके जमा है। कौन से? तन मन धन, मनसा वाचा, कर्मना। कई ब्राह्मण सोचते हैं
अभी यहाँ पर बाबा ने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है उन आत्माओं के लिए जो कमाते नहीं है। कई सोचते हैं कि हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, हम तो समर्पण है, धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है, कैसे? अपने अटेंशन पे। तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन आपके नाम से जमा होता है। ये कौन सा खाता है? सूक्ष्म खाता है। तो आज बाबा स्पिरिचुअल ऑडिट की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर मेधा खास आए हैं, डॉक्टर मेधा हॉस्पिटल में ऑडिट सिखाने के लिए। तो ये है स्पिरिचुअल ऑडिट, स्पिरिचुअल फाइनेंस, स्पिरिचुअल इकोनॉमी, स्पिरिचुअल अकाउंट। तो यह है सूक्ष्म खाता। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते हैं तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कण मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मुहरें इकट्ठे होती रहती है। ये एक बात। और दूसरी बात कौन सी कही? किसी दूसरी आत्मा को क्या करना? सहयोगी बनाना, धन उनका सफल करना। तो ये 3 प्रकार के खाते हैं। 25 दिन। तो इकोनॉमी की बात बाबा करते हैं। सबसे पहले चर्चा मधुबन की करेंगे, फिर सेंटर की। बाबा कह रहे हैं समर्पित आत्माएं जो धन नहीं कमाती है, जिनके पास धन नहीं है, उनको धन की सेवा कैसे करनी है। कितना अच्छा टॉपिक है। इकोनॉमी। जो आत्माएं यहां रह रही है, या कहो सेंटर पर भी जो समर्पण भाव से रह रही है, वो आत्माएं धन की सेवा कैसे करे, या इकोनॉमी किन किन बातों में करे। फूड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर छोड़कर चर्चा करेंगे। फूड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इसको छोड़कर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ऐसी कम से कम 20 बातें बतानी है अलग अलग तरीके की, कि जिससे यज्ञ की इकोनॉमी की जाए। फूड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की चर्चा हमेशा होती है। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या? जहां जा सकते हैं वहां पर पैदल जाए, एक। दूसरा, शेयर करके जाना। तीसरा, जिसके पास गाड़ी है वो अगर नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो किसी को साथ में लेके जाए। जगदीश भाई जी का उदाहरण दिखाते हैं ना, यहाँ रुकते थे और पूछते थे कोई है कि नीचे जाने वाला। जब तक नहीं आता है तब तक रुके रहो, अगर कोई मिल जाए तो बिठा के ले जाओ। तो किसी को साथ में, जिसके पास गाड़ी है वो किसी को साथ में बिठा कर लेके जाए। और जहां आवश्यक, हाँ वो जो पहला पॉइंट बोल दिया ना, जहां पैदल जा सकते हैं वहां पैदल जाए, वो अलग पॉइंट आएगा। तो ट्रांसपोर्ट में भी इंक्लूडेड हो सकता है, परंतु तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट। पर्सनल हमारे यूज के लिए ट्रांसपोर्ट जहां आवश्यक है, जहां सेफ्टी का प्रश्न है वहां जरूरी है, जहां सेफ्टी का प्रश्न है। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट। दूसरा कॉस्मेटिक आइटम्स पर्सनल यूज के लिए जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि पाउडर, क्रीम। हाँ, जो कुछ कुछ जरूरी है, कुछ कुछ अनावश्यक है,
कुछ कुछ अनावश्यक जो है, कुछ कुछ आवश्यक नहीं है। पर्सनल यूज के लिए जो भी चीजें हैं, जैसे मेहंदी, काली मेहंदी, हाँ काली मेहंदी, बाल को काला करने के लिए, दियो, परफ्यूम, सेंट अच्छा है, नहीं जानते वही अच्छा है। और नहीं जरूरी है, दो चाहिए रहते, इमरजेंसी में कभी। गॉगल, हाँ गॉगल आप बोल सकते हैं, गॉगल की अनावश्यक है, चश्मा जरूरी है, और दो रहे तो बहुत, क्योंकि कभी टूट गया इमरजेंसी में तो चाहिए। तो पर्सनल चीजें, अनावश्यक चीजें, वहां इकोनॉमी, उसमें वस्तुएं, पदार्थ, सब कुछ आ गया। तीसरा कपड़े, क्लोथ्स। थर्ड इज क्लोथ्स, फैशन, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, परंतु इतने लेके रखे हैं कि वो वैसे ही पड़े हुए हैं, और जो हम यूज नहीं करते वो अच्छा हो कि हम किसी को दे दें। ये चौथा पॉइंट है अलग से, कि जो चीजें यूज नहीं की जा रही है या तो इनको सेल कर दे सेंटर पर, जो चीजें यूज नहीं हो रही है उसको सेल कर दे या किसी को दे दे, दोनों चीजें। वो वस्तुएं भी हो सकती है, अनावश्यक वस्तुएं जो ऐसी पड़ी हुई है जिसका हम खुद उपयोग नहीं कर रहे, उसको हो सकता है हम उसको बेच दे या किसी को दे दे, ये अपने आप में एक अलग पॉइंट है। तो क्लोथ्स, अनावश्यक संग्रह। महाव्रत जो है जैन धर्म में 5, उसमें एक है अपरिग्रह, नॉन पजेशन, परिग्रह नहीं, संग्रह वृत्ति नहीं हो। बहुत ज्यादा संग्रह करे तो भी भय का जन्म उत्पन्न होता है, मन में भय उत्पन्न होता है। जो चीज हमारे काम की नहीं है वो दे दे। तो क्लोथ्स। नेक्स्ट शूज, यह कहो फुटवेयर, शूज कहने से अच्छा फुटवेयर, फुटवेयर में चप्पल भी आ जाएगा। इतने सारे शूज लेके रखे हैं, 10-12 शूज है कई के पास। कौन सी वो दादी है जो कहती थी 2 शूज तो नहीं पहनेंगे ना एक साथ, लच्छू दादी शायद, कि एक के ऊपर एक 2 शूज थोड़ी पहनेंगे कभी, शायद लच्छू दादी। अच्छा तो शूज, इतनी सारी शूज है, हर ओकेजन के लिए एक शूज, हर ओकेजन के लिए, इधर जाएंगे तो वो, वहां जाएंगे तो वो। तो फुटवेयर जितनी आवश्यक है उतनी, जिसको हमको लगता है कि इतनी हमारे लिए आवश्यक है। ये केवल अब हम मधुबन की नहीं, चलो इस टॉपिक को मिक्स कर देते हैं, चाहे मधुबन, सेवा केंद्र या गृहस्थ, 3-4 चीजों पर, 3 लेवल्स पर ये चर्चा हर चीज की होती है। मधुबन, सेंटर और घर, तीनों जगह पर जितनी आवश्यकता है उतना ही शूज, फुटवेयर, चप्पल। और कुछ कुछ होता है महंगे महंगे शूज, और उसमें भी फिर थोड़ा अहंकार, कोई पूछे कितने का है तो वो बताना। कोई कोई आत्माएं होती है जिनको कहते हैं प्राइस टैग सोल्स। कोई भी चीज की बात आती है तो पहले उसकी कॉस्ट बताते हैं। मोबाइल इतने का है, ये फ्रिज इतने का है, ये वस्तु इतने की खरीदी, ये फ्लावर पॉट इतने का खरीदा, ये गालीचा इतने का खरीदा। हर चीज, जैसे ही चीज का नाम आता है तुरंत प्राइस बताते हैं उसकी, प्राइस टैग सोल्स। हर चीज में प्राइस, हर चीज में प्राइस। या कोई दूसरा कोई कुछ खरीदे तो तुरंत प्राइस पूछेंगे। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने की है, ये कार कितने की है, ये मोबाइल कितने का है, ये लैपटॉप कितने का है। हर चीज में प्राइस प्राइस प्राइस। वो मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, अब उनका दोष भी नहीं, आदत ही पड़ गई है कि हर चीज में प्राइस 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 प्राइस। गृहस्थी में बहुत ज्यादा है, जो अज्ञानी लोग हैं उनमें तो यही है। विशेष माताएं, साड़ी, गहने, वस्तुएं घर की, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स, प्राइस टैग, जैसे कि हर चीज प्राइस टैग।
एक होता है कि हाँ जरूरी है कभी कभी पता करना, पर हर चीज में वो पूछते रहना, वो आदत सी बन जाती है। फिर पूरी बुद्धि ही मनी माइंडेड हो जाती है। मनी 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 मनी, धन के इर्द गिर्द ही बुद्धि घूमते रहती है, हर चीज में धन। इकोनॉमी करना वो अलग बात है, वो जरूरी है, पर यहाँ लोभ की प्रवृत्ति कब जन्म ले लेती है पता ही नहीं चलता है। लोभ भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत बहुत सूक्ष्म है। हम तो लोभ को बिल्कुल छोटा सा समझते हैं, हम में तो है ही नहीं, इसको जैसे जीत लिया है, पर कब वो जन्म ले ले पता नहीं चलता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोन बिल्स, इंटरनेट यूसेज, फोन यूसेज और इंटरनेट यूसेज। फोन का हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक लंबी लंबी बातें, आधा घंटा 1 घंटा लगे हुए हैं, जब देखो तो फोन पर ही लगे हुए हैं बातें करने। एक तो वो, दूसरा इंटरनेट। हाँ, ये एक दूसरा पॉइंट है, योजनाएं कौन कौन सी है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। कौन सी स्कीम्स है ये जरूरी है, सेंटर पर भी जरूरी है, क्योंकि स्कीम्स जो होती है ना वो थोड़ी फायदेमंद होती है। सेंटर पर कुछ चीजें अगर खरीदनी है तो स्कीम्स का पता होना आवश्यक है, तो सस्ते में मिल जाती है चीजें। तो हाँ, चीजों की पता रहना चाहिए, स्कीम्स कौन कौन सी चल रही है वो भी थोड़ी आवश्यक है, वरना सेंटर के लिए, इकोनॉमी के लिए आवश्यक है। लोभ की वृत्ति से नहीं, उसमें ही पूरी बुद्धि चली जाए वो भी हो सकता है। उसमें माया बहुत बड़ी है कि इतनी बुद्धि उसमें चली जाती है कि कोई कोई आत्मा बस दिन रात वही वही वही, जैसे वो मोबाइल वाला होता है ना, शॉप वाला, रिपेयर करने वाला या रिचार्ज करने वाला, कैसी उसकी बुद्धि वही घूमती रहती है, बस वैसे हो जाती है। ये इस पे रिचार्ज करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, उसका रिचार्ज करोगे तो इतना पैसा, इतना वो डूबा रहता है उसमें कि बात मत पूछो। दिन रात भी वही दिखता होगा, स्वप्नों में भी। उतना नहीं, एक होता है इकोनॉमी के लिहाज से पता रहे कि कैसी हो चीजें, कितने की है कौन सी चीजें और कौन सी लेनी चाहिए। अच्छा, फिर परचेसिंग में टिकाऊ वस्तु ली जाए, सस्ती वस्तु परंतु वो टिकाऊ हो, ऐसी नहीं कि महंगी लो और वो अच्छी ना हो, ये भी मूर्खता है। ये भी क्या कहेंगे, एक प्रतिभा है, एप्टीट्यूड डेवलप करना है, व्यवहारिक बुद्धि, ये भी होना आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट इकोनॉमी किसमें करेंगे, समर्पित आत्माएं किस किस बातों में इकोनॉमी करे उसकी चर्चा चालू है। शॉपिंग ले लो, अनावश्यक शॉपिंग, इसको कहते हैं इंपल्सिव शॉपिंग। मतलब कुछ खरीदना नहीं है, जेब में पैसे है और निकल गए मार्केट में, लक्ष्य कुछ भी नहीं है, वस्तु दिखी और खरीदी, अच्छी आई, पसंद आ गई, ले लो। इंपल्सिव शॉपिंग, कोई लक्ष्य नहीं है। एक है शॉपिंग करने जाओ तो हमेशा लक्ष्य लेकर जाओ कि ये चीजें हैं जो खरीदनी है। निरुद्देश जो शॉपिंग की जाती है उसमें बहुत सारी अनावश्यक चीजों की परचेसिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत ही सारी चीजें अच्छी लगती है। फिर ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी काम आएगा, वो भी काम आएगा। वो जब वहां देखते रहते तब लगता है काम आएगा, खरीद ली तो वो पड़ी रहती है बस। एक बार सुनाया था ना, सुकरात जो था, सोक्रेटिस, यूनान में उसको एक आदत थी, वो तो था फकीर पर शॉपिंग वो करने रोज जाता था। लोग उसको पूछते थे तुम्हें खरीदना नहीं है कुछ, तुम जाते किस लिए हो? वो कहता था मैं इसलिए जाता हूँ रोज मार्केट में शॉपिंग करने कि जितनी वस्तुएं देखता हूँ, एक एक वस्तु को देखकर खुश होता हूँ कि इस वस्तु के बगैर मैं कितना खुश हूँ। यहाँ जितनी सुपरमार्केट में चीजें मिल रही है, हजारों चीजें रहती है वहां, वो सब नहीं होते हुए भी मैं खुश हूँ। एक एक वस्तु को देख देख कर मैं खुश होता हूँ, ये वस्तु मेरे पास नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और किसमें इकोनॉमी करेंगे? नहीं, वो जरूरी है। और हाँ, शॉपिंग, सारी आइटम्स, और शॉपिंग में सब आ गया।
दूसरा पॉइंट बताओ। नहीं, सूक्ष्म नहीं, स्थूल। हाँ, घूमने जाना, बार बार घूमने जाना, बार बार प्रोग्राम बनाना, कुंभलगढ़ को 10-10 बार। एक होता है अगर हम कहीं यहां से भूमि से निकले, एक लक्ष्य हमेशा रखना है, हमारे कदम इस भूमि से अगर बाहर पड़ते हैं, एक कदम भी अगर बाहर पड़ता है आबू रोड स्टेशन के बाहर, वो किसी आत्मा का कल्याण करके आए। हमारा एंटरटेनमेंट जो है वो घूमना फिरना नहीं है, हमारा एंटरटेनमेंट ज्ञान और योग है। हमें किसी को ज्ञान योग से भर देना है। कहीं गए, सेंटर में रुके, भोजन विजन किया, घूम फिर के आ गए, ये तो वेस्ट है। इससे कभी भी मन रिफ्रेश नहीं होता है। रिफ्रेश ज्ञान से किया जाता है मन को। योग से रिफ्रेश होता है मन। योग इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। योग वो निद्रा है जो विवेक को रिफ्रेश करती है, जागरण करती है। केवल घूम के आ जाना, कहीं रुकना, वहां का भोजन स्वीकार करना और घूमना फिरना और आ जाना, बिना ज्ञान, बिना वाचा की सेवा किए, ये बोझ है। अगर हम हमारे कदम मधुबन निवासियों के कदम मधुबन से अगर बाहर पड़ते, इस भूमि से, इसकी दहलीज से अगर एक कदम भी बाहर पड़ता है तो वो पदम उसमें कमाई हो हमारी, वो सेवा के लिए हो। कोई तो ऐसे है कि यहाँ से जब सेंटर जाते हैं, घर जाते हैं, तो डर के मारे सेंटर में जाते ही नहीं है। पहली बात तो क्यों कि वहां पे माइक थमा देते हैं, संधि पर बिठा देते हैं, गले में हाथ में फूल, और बोलो अब सुनाओ। ये डर के मारे तो गले जाते ही नहीं है। जो यहाँ बाबा से मिलके जाते हैं, जो भी भाई बहन है, उनका ऐसा होता है सेंटर पे रहने वाले कि बाबा से मिलने के बाद जब सेंटर पहुंचते हैं तो दूसरे दिन अनुभव सुनाने बोलते हैं। तो वो बाबा से मिलके जब पहुंचते हैं घर, तो 2-3 दिन सेंटर ही नहीं जाते। जब वो माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है अनुभव सुनाने का, फिर सेंटर जाना चालू करते हैं। नहीं तो बहन जी सीधा संधि पर और अनुभव सुना, और डर के मारे सेंटर जाते ही नहीं है। तो वाचा की सेवा हो हमसे। यहां से निकलते ही केवल घूमना फिरना, उसमें पेट्रोल गया। उस समय उतने टाइम के लिए हमारी जगह पर कोई और को लगाया, उसने पता नहीं कैसी सेवा की, कितना वो उसमें दक्ष था। यहां से हम अगर जाए, चाहे किसी भी कारण से किसी की सेवा करने, सेंटर पे कुछ सेवा करने, विशेष सेवा जो वहां नहीं की जा सकती और हम में वो कला है, हमको इसलिए वहां बुलाया गया है, वो सेवा तो हम करें, परंतु साथ साथ वहां की आत्माओं की भी हम सेवा करके आए, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। महाबलवान बन, हर आत्मा में बल भरना है, निर्बलता को मिटाओ, ये हमारा नारा है। लक्ष्य है आत्माओं में बल भरना, महाबलवान बनकर। तो किसी को, और वो सेवा वाणी की अर्थात किसी में उमंग उत्साह भर देना। कोई उदास हो गया है, कोई डिप्रेस्ड हो गया है, वहां पता करे जाके कि कौन है जो सेंटर नहीं आ रहा है, क्यों छोड़ के चला गया, क्या हम उसकी सेवा कर सकते हैं? वहां हो सकता है कोई ऐसा है जिसका मन शंकाओं से भरा हुआ है, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, यहाँ वहां की शंकर पार्टी, ये वो। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या हम उसकी शंका का समाधान कर सकते हैं? क्या उसको ज्ञान से रिफ्रेश कर सकते? हो सकता है तपस्वी था, परंतु अभी पुरुषार्थ ही छूट गया किसी कारण से, पुरुषार्थ ही छूट गया किसी कारण से। हो सकता है हमारा एक वाक्य, केवल एक बोल, एक वाक्य उस सोई हुई आत्मा को जगा दे। केवल एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा वाक्य। मुझे याद है हमने एक बार एक आत्मा को केवल एक ही शब्द कहा था, और वो इतना सहजता से कह दिया था कि हमको नहीं लगा था उसको कुछ होगा। एक आत्मा आई थी
अभी याद नहीं, बहुत समय पहले की बात है, उसको केवल इतना ही कहा था, अपने अंदर के तपस्वी को जगाओ। ना तो अमृत वेला करता था, ना मुरली में कोई रस था, ना ही हमारे पास उसको मिलने के लिए इतना समय था। केवल हमने उसको एक ही बात कही थी कि अपने अंदर जो तपस्वी तुम्हारे अंदर जो सोया पड़ा है उसको जगाओ। उस वाक्य ने वो जग गया, एकदम पुरुषार्थ से खो गया था। और वो कि वाक्य कोई नया नहीं है, वो तो बहुत पुरानी आत्मा है, मेरे ख्याल से समर्पित आत्मा थी, कोई नई आत्मा थोड़ी थी, बहुत पुरानी आत्मा। परंतु तपस्या कहीं खो गई थी, पुरुषार्थ खो गया था, वो जैसे सो गया था अंदर का तपस्वी, और वो आत्मा एकदम जागृत हो गई इस एक वाक्य से। तो हमारा एक छोटा सा वाक्य, यहां से हम अगर जाते हैं कहीं, चलो जाए, हम ये नहीं कह रहे नहीं जाओ, कभी कभी आवश्यक है वो सब चीजों की, परंतु जागरण हो जाए उससे किसी आत्मा का। और इकोनॉमी किसमें, ट्रांसपोर्ट सबसे पहला पॉइंट वही था। वो ट्रांसपोर्ट में सब आ गया, पर्सनल और दूसरों का। और डेकोरेशंस, यस, वेरी गुड पॉइंट। डेकोरेशंस, इतनी सजावट करना जितनी अनावश्यक है, जरूरी नहीं है उसकी, इतनी सजावट करना, विशेष सेंटर पर, मधुबन में भी, पर उधर। तो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, दिवाली क्रैकर्स, दिवाली, ये पॉइंट पूरा करते हैं। दिवाली क्रैकर्स, पटाखे, पर पॉइंट है और पावरफुल पॉइंट है, लाखों खर्च हो जाते, पता भी नहीं चलते कैसे कहां से। ये नहीं भूलना है हमको, एक एक सिक्का पाई जो यहां आ रहा है, वो दूर उस माथा को देखो जहां सेवा केंद्र भी नहीं है, किसी गांव में है, कोई अनपढ़ माता है, किस भावना से वो सेंटर पर जब गुरुवार को जाती है तो पैसा डाल के आती है, ये उसका पैसा है। यहां पता नहीं चलता, यज्ञ में हजारों लाखों और करोड़ों के लेन देन यहां है, परंतु एक एक पैसा वहां से आ रहा है। उस एक एक, उस आत्मा की भावना उसमें है। हर दिन शायद 1 रुपया ही डाला है उसने, 1-1 रुपया डालकर जमा किया है, महीने के 30 रुपए, और वो डाल के आई है। और जो कमाते नहीं है उनके ऊपर फिर बोझ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जैसे संसार में भी कहावत है, सन्यासी जो होता है कमाता नहीं है, एक है गृहस्थी, एक है सन्यासी। सन्यासी सन्यास ले लिया है, अगर वो सन्यास लेके विश्व कल्याण नहीं करते, उन गृहस्थी का कल्याण नहीं करता है, उन गृहस्थियों को ज्ञान नहीं सुनाता है, उन गृहस्थियों को आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता है, तो उसके ऊपर बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है उस सन्यासी के ऊपर। सन्यासी का दायित्व है कि वो अध्यात्म का प्रकाश उनको दे, जो कि डूबे हुए संसारिकता में। वो संसारिक व्यक्ति इतना नहीं कर सकते, चाहे ज्ञानी या अज्ञानी, नहीं कर सकते इतना ज्ञान योग। हमें उन्हें, उनकी पालना हमें ज्ञान योग से करनी है। जगदीश भाई इतना बड़ा साहित्य छोड़कर गए हैं यज्ञ में, परंतु अब उस साहित्य को उनके जीवन में लाना, उस साहित्य को उनको समझाना, ये हमारा कर्तव्य है। उस ज्ञान को उतनी गहराई से, उधर है घबराना, इधर है ज्ञान की गहराई में जाना। अगले संडे की मुरली में। और किसमें इकोनॉमी? हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ तो पॉइंट कह रहे थे शशिकांत भाई। कौन सी पॉइंट है? और एक पॉइंट है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ध्यान न रखना, फिर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना, फिर आईसीयू में एडमिट, और फिर एक सेवाधारी, और फिर एंजियोग्राफी, और फिर स्टेंट 1.5 लाख का, और फिर बाईपास, और फिर बड़ा ऑपरेशन।
खान पान की परहेज नहीं, हार्ट डिसीज हो जाना। हम बड़ी बीमारियों की बात कर रहे और होगी, अगर हो भी जाए तो उसमें तुरंत इलाज करना, ऐसा नहीं कि लेट इलाज करना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया कुछ, तुरंत इलाज, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चला और फिर ज्यादा सीरियस हो गए, उसके बाद में फिर हम पे ज्यादा खर्चा हो। हमारे हेल्थ में कम से कम खर्चा हो यज्ञ का, इसके लिए अपने आप को स्वस्थ रखना। हाँ, वो भी थोड़ा है, इसमें नेगेटिव रूप भी आता है, थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखते हैं, वो ज्यादा ही ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। कई ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2-2 बार एंजियोग्राफी करा ली है, 2-2 बार एमआरआई भी करा लिया है, और हर एक डॉक्टर शॉपिंग चालू ही रहती है। कोई नया दिखा कि पकड़ो उसको, कोई भी हो, किसी भी पैथी का हो। हाँ। पर यहाँ हम क्योंकि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी है कि हमारे स्वास्थ्य हमें अपने हाथ में रखना है कि उसमें ज्यादा खर्चा ना हो। फिर पुरानी जो चीजें है वो तब तक यूज करते रहना जब तक कि वो एकदम ही जर्जर ना हो जाए, जब तक उसको यूज किया जाए तब तक। जिन सही, ऐसा नहीं कि दवाई ले लिया आशीष भाई से, 1 महीने का दवाई दे दो, 4 दिन खाया और पड़ी हुई है, फिर देखा तो एक्सपायरी भी हो गई, अब फेंक दो। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपनी एक्सपेंसेस का अकाउंट रखना। अपनी एक्सपेंसेस का अकाउंट रखना, मेरे पर कितना खर्च हो रहा है। एक बार दादी रतन मोहिनी जी का शायद क्लास हुआ था, दादी ने शायद ऐसे ही कह दिया था, एक सेवादारी जो यहाँ आता है उस पर कितना खर्च होता है। सोचो, यही सेवादारी हिल्टन होटल या हिलॉक होटल में रुकता है, एक दिन का कितना खर्चा है उसका। माउंट आबू जैसे हिल स्टेशन में जो भी सेवाधारी आ रहे हैं उनके लिए ये बातें हैं। एक सेवाधारी जो एक दिन का माउंट आबू का कितना खर्चा है, एक दिन का कमरे का कितना खर्चा है, एक दिन का किराया, फिर चाय, ठीक है, किराया, चाय, और उसमें बीच बीच में जाके सैंडविच बनाना, बीच बीच में जाके स्पेशल कुछ छोक लगाना, चीजों को बना हुआ है, चावल बना है पर छोक लगाओ, छोक लगा लगा के टेस्टी बनाओ उसको। दाल बनी हुई है और लगाओ छोक और उसको टेस्टी बनाओ। एक सेवादारी का कितना खर्चा है, कैलकुलेट करो। कौन करेगा कैलकुलेट? कमलेश भाई, एक दिन का मधुबन में रहने का खर्चा कितना है एक व्यक्ति का, एकोमोडेशन, और उसका कंपेयर करो होटल से यहाँ के। फिर लर्निंग न्यू स्किल्स, ये भी इकोनॉमी कर सकते हैं। आज किसका टर्न है? हाँ, आजा आजा आजा। लर्निंग न्यू स्किल्स, जैसे सेंटर पर ड्राइविंग सीख लेना, तो ड्राइवर को रखने की आवश्यकता नहीं। कोई आर्ट सीख लेना, टाइपिंग सीख लेना, टाइप किसी और को रखने को टाइप करने की देने की आवश्यकता नहीं। टाइपिंग सीख लेना, कंप्यूटर सीख लेना, अकाउंट सीख लेना, और क्या क्या सीख सकते हैं, ऐसी लिस्ट है बहुत बड़ी जो सीखी जा सकती है। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉपी, कंप्यूटर की सारी बातें, रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग में भी हर एक की ड्यूटी लगेगी 7-7 दिन की, सबको सीखनी है, हर एक की 7-7 दिन की ड्यूटी इधर लगेगी, अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ ब्रदर श्याम। ठीक है निखिलेश भाई? नहीं, बहुत आसान है, और कोई भी नई चीज सीखने के लिए माइंड रेजिस्ट करता है। पहला तो ये करता है, ये हमने कभी किया नहीं। पहला वाक्य क्या है? ये हमने कभी किया नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे जो किया नहीं वही करना होता है, वही तो सीखो। माइंड को जो है ना ट्रेन करना होता है, हर चीज उसको सिखानी है, वो सीखेगा। सीख 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 सीख, और ये अवसर है बहुत अच्छा, हर चीज सीखने का अवसर आता है। फिर बर्थडे सेलिब्रेशंस, लैविश, एकदम बिंदास्त। कितना खर्चा हो रहा है उस बर्थडे सेलिब्रेशन को, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, पर होना चाहिए। उसने किया ना, हम भी करेंगे। उसने किया नहीं किया, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना देखो। दूसरे कर रहे करने दो, उसमें खर्चा कितना हो रहा है वो भी एक बात है। तो इतनी बातें हैं ये सारी, किसी ने अगर नोट की तो इसकी टोटल लिस्ट बना सकते हैं कितनी हुई। और 3 बातें तो हमने विस्तार करना छोड़ ही दिया।
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फूड। अच्छा, हाँ, तो और दूसरा और एक है गैस सिलेंडर। हाँ, किचन में आ गया, परंतु अपने आप में एक पॉइंट है ये गैस सिलेंडर। कितना यूज करते रहते, लगाओ बार बार, कभी कुछ गर्म कर रहे, कभी कुछ गर्म कर रहे, बार बार गर्म करना चीजों को, गर्म कर करके उसको जबान के लिए बहुत अच्छा लगता है गर्म चीजें। हर चीज की दो बातें हो सकती है। फिर एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा, ये चीज है परंतु अच्छी वाली चाहिए। और एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट, अरे कितना एंटरटेनमेंट करोगे? द्वापर से कलयुग से अब तक वही किया है। हुई क्या कभी आत्मा एंटरटेन? सारे एंटरटेन दुर्गति की ओर लेके जाने वाले हैं। धरती का आकर्षण नर्क की ओर लेके जाने वाला है। क्या है उस एंटरटेनमेंट में, उस मूवीज में? देह और देह का प्रदर्शन, उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है उसमें। नर्क का द्वार है वो। तो ठीक है निखिलेश भाई, अवसर है ये आपके लिए। एक चित्र आपको दे ले बनाने के लिए, एक छोटी सी कहानी है जिस कहानी में एक चित्रकार होता है। ये चित्र आप बना सकते हैं, बहुत सुंदर चित्र बनेगा इसका। एक चित्रकार होता है, बहुत सारे अपने चित्रों की प्रदर्शन करता है और एकदम लास्ट में एक छोटा सा चित्र रखता है। सारे लोग बड़े बड़े चित्र को देखते, छोटे चित्र को नहीं देखते। एक छोटी सी लड़की आती है उस हॉल में जहां पर प्रदर्शनी लगी होती है, उस चित्र के पास आ जाती है और खड़ी रहती है और कहती है, चित्र मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो लोग कहते हैं छोड़ो ना इसको, अच्छे अच्छे चित्र तो बने हुए हैं। नहीं, वो कहती है मुझे जानना है। पहुंचती है उस चित्रकार तक, चित्रकार को पूछती है, लेके आती है हाथ पकड़कर कि इधर आइए, ये चित्र क्या है? वो कहता है ये चित्र वो तुम नहीं समझोगी। वो कहते हैं नहीं मुझे बताओ। वो चित्र पे लिखा रहता है नीचे अवसर, अपॉर्चुनिटी। चित्र, वो कहता है ये अवसर का चित्र है। वो कहता है कैसा ये चित्र है? वो चित्र ऐसा होता है कि एक काला काला पुरुष है बद्धा सा, और उसके बाल जो है उसके चेहरे को ढके हुए हैं और उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। वो कहती है इसका अर्थ क्या? वो कहते हैं ये अवसर है। अवसर जो होता है छुप के आता है और वो उसके ढका हुआ होता है, कवर होता है। चेहरा बालों से ढका हुआ है और अवसर के पैरों में पंख लगे हुए, एक ही बार आता है। अगर फायदा नहीं उठाओ तो उड़ जाएगा। इसके लिए नेक्स्ट ड्यूटी जो है कल से निखिलेश भाई आपकी है यहाँ पर रिकॉर्डिंग की। ओम शांति।